Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the इंडिया और यूएस के पर्सपेक्टिव से है। यूएस के प्रेसिडेंट ने इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर 25% के एडिशनल टैरिफ को इम्पोज किया है। 25% का जो टैरिफ है वो अर्लियर फेज के अंदर इम्पोज हुआ था। तो स्टूडेंट्स, इंडियन प्रोडक्ट्स को डिस्करेज करने का जो स्टेप है वो लिया गया है यूएस के वहाँ पे। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर हायर टैरिफ अप्लाई रहेगा तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा। प्राइस इंक्रीज होगा तो मार्केट के अंदर में प्रोडक्ट का जो कंजप्शन है, जो डिमांड है, वो रिड्यूस होगा। स्टूडेंट्स, यूएस के द्वारा ये जो स्टैंड है वो क्यों लिया गया? यूएस के द्वारा आप देखिए कि कहा गया है कि इंडिया कंटिन्यूसली रसिया के साथ में जो ऑयल परचेज बिजनेस है उसके अंदर में इंगेजमेंट है। इंडियन अथॉरिटीज़ का यहाँ पे क्या स्टैंड है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा क्लेरिफाई किया गया कि ये जो स्टेप है वो कम्प्लीटली अनफेयर है, अनजस्टिफाइड है और अनरीजनेबल है। इंडिया एक सोवरिन कंट्री है। जिस भी कंट्री के पास में उनको जो डिस्काउंट रेट के ऊपर ऑयल का जो अवेलेबिलिटी रहेगा उसके साथ में वो परचेज को कैरी आउट करेंगे। हमारा जो 1.4 बिलियन का पॉपुलेशन है उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के रिगार्डिंग जहाँ पे भी कम प्राइस के अंदर में ऑयल का जो अवेलेबिलिटी रहेगा, इंडिया उस परचेज को कैरी आउट है वो करेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया ओनली कंट्री नहीं है जो रसिया के साथ में ऑयल परचेज बिजनेस के अंदर में इंगेज है। अर्लियर फेज के अंदर तो यूरोपियन यूनियन है, उनके द्वारा गैस है उसको परचेज किया जाता था रसिया के साथ में। तो आप देखिए यूरोपियन यूनियन ने भी यूक्रेन वॉर को जो फंड है वो किया है। चाइना है, चाइना के द्वारा भी कंटिन्यूसली जो ऑयल परचेज है वो किया गया है और इंडिया से ज़्यादा जो नंबर्स हैं उसके अंदर में ऑयल परचेज चाइना के द्वारा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये इंडियन अथॉरिटीज़ का यहाँ पे स्टैंड है। इसके अलावा आप देखिए कि इस जो यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट का जो स्टेप लिया गया, जो यहाँ पे टैरिफ इंक्रीज हुआ है, इसको बेसिकली इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील होने वाला था उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे एक ब्लैकमेल के रिगार्डिंग में इसको कंसिडर किया गया है इकोनॉमिस्ट पर्सनस के द्वारा। इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील है उसको आप देखिए कि उसको एग्जिस्टेंस में लाने के रिगार्डिंग में इस तरीके से जो इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैरिफ है उसको इंक्रीज किया गया। इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील है वो कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर में इश्यू हैं? तो स्टूडेंट्स, इंडिया को जो इश्यू है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा आप देखिए कि सेक्रेड एंड सेंसिटिव इशू इसको माना करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा पॉपुलेशन का इसके अंदर एंगेजमेंट है। अगर फॉरेन कंट्रीज़ का जो एग्रो सेक्टर के अंदर में अलाउ किया जाएगा तो इंडियन प्रोडक्ट है वो आप देखिए कि यहाँ पे डिक्लाइन हो सकता है, डिस्करेज हो सकता है। तो ऑलरेडी आपको एग्रीकल्चर के अंदर में काफ़ी सारे इश्यूज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर का ही, आप देखिए कि जो सब्सिडरी सेक्टर है, जो एसोसिएट सेक्टर है, डेयरी सेक्टर, उसके अंदर भी यूएस का यहाँ पे स्टैंड था। यूएस उस एरिया को भी इंडिया है वो ओपन करे। इंडिया कंटिन्यूस इन एरियाज़ को जो रजिस्ट है वो करता है। एक जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है उसके पर्सपेक्टिव से है, तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडिया के अंदर में ओनली कौन सा जो जीएम क्रॉप है जो अलाउ किया गया है? क्या बीटी ब्रिंजल है वो ओनली यहाँ पे जीएम क्रॉप है जो इंडिया के अंदर में अलाउ है उसका जो कल्टीवेशन उसको यहाँ पे उगाना? क्या जो डीएमएच आप देखिए कि जो मस्टर्ड का एक वेराइटी है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के अंदर में, क्या उसको भी अलाउ है? क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड जो वीट है वो भी अलाउ है या नहीं है? तो ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आप ओनली कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसको कि अलाउ किया गया है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडिया और यूएस के रिगार्डिंग में आपको ट्रेड के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे एरिया हैं जिसके अंदर में इंडियन जो प्रोडक्ट हैं यूएस के लिए जाया करते हैं। आप देखिए कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्टर है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के अलावा इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हैं उनका भी यूएस के वहाँ पे जो एक्सपोर्ट है वो हुआ करता है। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के अलावा आप देखिए कि हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलरी का जो बिजनेस है उसका भी काफ़ी अच्छा यूएस है वो इंडिया से जो इंपोर्ट है वो किया करता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडिया और रसिया के बारे में मेंशन किया गया। आप देखिए कि रूस के विजिट के लिए हमारे जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो वहाँ पे गए हैं। एनएसए के द्वारा वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके साथ में भी डिस्कशन किया गया। अब डिस्कशन को बेसिकली बताया गया है कि आने वाले समय के अंदर में रूस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आएंगे, तो उस समय उसके रिगार्डिंग में जो
प्रिपरेशन है, जो डिस्कशन है वो यहाँ पे हुआ है। डिस्कशन यहाँ पे S-400 के रिगार्डिंग में भी हुआ है, क्योंकि S-400 के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो रसिया को आने वाले समय के अंदर में इंडिया को जो डिलीवर करने हैं। S-400 का आप देखिए कि इम्पोर्टेंस है वो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में रीड किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में S-400 का कैसे जो एफिशिएंसी है, जो प्रेसिजन है, उसका जो टेस्टिंग हुआ और उसका जो परचेज है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ है। रसिया के द्वारा आप देखिए कि प्रॉमिस किया गया था कि आने वाले 1-2 ईयर के अंदर में जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको भी इंडिया को जो डिलीवर है वो कर दिया जाएगा। और भी काफ़ी ऐसे एरिया हैं जो इंडिया और रूस के रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट है, उसके पर्सपेक्टिव से जो डिस्कशन है वो यहाँ पे हुआ है। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो भी आने वाले समय के लिए जा सकते हैं, आने वाली जो बायलेटरल विजिट्स हैं उनके डिस्कशन एंड प्रिपरेशन के रिगार्डिंग में। क्या स्टूडेंट्स, हमारे पॉलिटिकल लीडर भी रसिया यूक्रेन का वॉर के जो कन्फ्लिक्ट या वॉर का जो सिचुएशन है उसके बाद में वहाँ पे विजिट के लिए गए थे। तो आप देखिए कि 2024 के समय इंडियन पीएम का रसिया के लिए भी विजिट रहा था, यूक्रेन के लिए भी विजिट रहा था और वहाँ पे उन्होंने पीस एग्रीमेंट के बारे में डिस्कशन किया था कि जो प्रेजेंट एरा है वो किसी भी तरीके से वॉर का एरा नहीं है, आप कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कीजिए जो भी आपके यहाँ पे डिफरेंसेज हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो पीएम हैं, हमारे पीएम जापान के विजिट के लिए जा सकते हैं। जो ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है उनके साथ में हमारा जो आउटरीच है वो यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। स्टूडेंट्स, इस साल हमारे कंट्री के अंदर में क्वेड का जो मीटिंग है वो भी कंडक्ट होने वाला था। क्वेड आप देखिए कि 4 कंट्रीज का जो ग्रुप है जो कि इंडो पैसिफिक रीजन के रिगार्डिंग में, इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उसको सेफ एंड सिक्योर वे की वजह से कैसे उसको प्रमोट किया जाए। इंडिया के अंदर मीटिंग तो अर्लियर फेज में ही कंडक्ट होता, बट यूएस के वहाँ पे इलेक्शन थे तो यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि यहाँ पे जो मीटिंग है वो कंडक्ट हो, नेक्स्ट मीटिंग आप अपने वहाँ पे उसको कंडक्ट करना। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर में 4 कंट्रीज कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, आप देखिए कि इंडिया इसका पार्ट है, जापान इसका पार्ट है और ऑस्ट्रेलिया है। जापान है और स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया है। बट प्रेजेंट समय में जो इंडिया और यूएस के अंदर में जो डिफरेंसेस सामने आए हैं, यूएस के द्वारा इंडिया को आप देखिए कि काफ़ी एंटी इंडिया जो स्टेटमेंट्स हैं, एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स हैं उनको कैरी आउट किया गया, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर नेगोशिएशन के बारे में यूएस का कंटिन्यूस क्लेम है। इसके अलावा आप देखिए कि इंडिया से जो जो यहाँ पे इलीगल रूट के थ्रू यूएस के वहाँ पे जो जाया करते हैं इलीगल एमिग्रेंट्स हैं, उनको जिस तरीके से इंडिया के अंदर में सेंड किया गया था। ब्रिक्स नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको यूएस एंटी यूएस पॉलिसी के रूप से, एंटी यूएस सेंटीमेंट के रूप से देखता है। इंडिया भी आप देखिए कि ब्रिक का जो फाउंडिंग कंट्री है और एडिशनल कंट्रीज वहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्वेड के बारे में, और इंडिया ने अपना जापान के साथ में जो आउटरीच जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज किया है इंडिया यूएस के इस कन्फ्लिक्ट के दौरान में। अब आपको यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से होना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जापान के जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में। आप देखिए कि जो ईस्ट सी है, जो चाइना के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में है, जिसको हम ईस्ट सी के नाम से जानते हैं या उसको सी ऑफ जापान है वो भी बोला करते हैं। सी ऑफ जापान और ईस्ट सी हैं वो रिसेंटली न्यूज के अंदर में थे। जैसा मेडिटेरियन सी के अंदर में किसी तरीके का वेव कंडीशंस हैं, जो टाइड्स हैं वो नहीं क्रिएट होती हैं, तो वैसा ही सिचुएशन आपको इस ईस्ट सी या सी ऑफ जापान के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। कुछ दिन पहले इसको हमने रीड किया है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जापान के अगर हम आइलैंड्स के बारे में रीड करें तो यहाँ पे 4 आइलैंड्स हैं। 4 आइलैंड्स में कौन कौन से हैं? 4 मेजर आइलैंड हैं। एक आइलैंड का नाम है होक्काइडो, होक्काइडो आइलैंड है। सेकंड आप देखिए कि होन्शु आइलैंड है, होक्काइडो है, होन्शु है, होन्शु वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड है। शिकोकू है, शिकोकू के बाद में क्योसो आइलैंड है। स्टूडेंट्स, जापान के उस एरिया के अंदर में फ़िश का जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि फ़िश का जो प्रोडक्शन काफ़ी सही है, तो उसके रिगार्डिंग में 2 इम्पोर्टेंट करंट हैं, उनका रोल होता है। जैसे कि क्रूसियो एक करंट है जो कि जापान से वहाँ से आया करता है, क्रूसियो करंट है, और एक ओएसियो करंट है जो कि बेरिंग सी है, वहाँ से आप देखिए कि उसका जो मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। तो कोल्ड करंट एंड हॉट करंट का वहाँ पे मर्जर होने की वजह से इसका जो प्रोडक्शन है वो आपको काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक और यहाँ पे न्यूज़ को हम रीड करेंगे। न्यूज़ है इंडिया और फिलीपाइंस के बारे में, जो कल के न्यूज़पेपर के अंदर में जिनके बारे में मेंशन किया गया था।
आप देखिए कि इंडिया और फिलीपाइंस के पर्सपेक्टिव से आपको ये पता होना चाहिए, रिसेंटली हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इंडिया फिलीपाइंस, यहाँ पे हम रीड करेंगे इंडिया फिलीपाइंस के बारे में। रिसेंटली इंडिया और फिलीपाइंस के जो रिलेशंस हैं उनके 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। जैसे हमारे और चाइना के जो 75 ईयर्स कंप्लीट हुए, इसके कंप्लीट हुए हैं स्टूडेंट्स इंडिया फिलीपाइंस। फिलीपाइंस कहाँ पे सिचुएटेड है? अभी हमने जापान के बारे में देखा। फिलीपींस जो सिचुएटेड है वो है साउथ चाइना सी के एरिया के अंदर में। साउथ चाइना सी में अपना जो डोमेन है, अपना जो टेरिटरी है, उसको भी आप देखिए कि प्रेजेंस है। कंटिन्यूस चाइना का जो असर्टिवनेस है उसको ये अपोज करता है, फिलीपींस नाम का जो कंट्री है। इंडियन अथॉरिटीज़ ने इसको फ्रेंड बाय द चॉइस, पार्टनर बाय द डेस्टिनी के रूप से बताया है कि जो इंडिया का आप देखिए कि इंडियन ओशियन के अंदर में जिस तरीके से डोमिनेशन है, इंडियन ओशियन में जिस तरीके से प्रेजेंस है, और जैसे पैसिफिक के अंदर में फिलीपाइंस का है, पैसिफिक ओशियन के अंदर में फिलीपाइंस का है। तो इंडियन ओशियन और फिलीपाइंस जो पैसिफिक ओशियन को यूनाइटेड करता है शेयर्ड वैल्यू के थ्रू। ये जो बोथ कंट्रीज के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, ग्रेटर आप देखिए कि एक दूसरे का जो आर्म्ड फोर्सेज है उनका भी इंटरेक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। रिसेंटली एक नेवल एक्सरसाइज है जो साउथ चाइना सी के अंदर में कंडक्ट हुआ, जिसके अंदर इंडिया ने अपना जो नेवल फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय किया है फिलीपाइंस के वहाँ पे। चाइना क्या इसको अपोज करता है? फिलीपाइंस में इंडिया का जो एंगेजमेंट है, यस स्टूडेंट, साउथ चाइना सी के अंदर में इस तरीके से इंडिया का जो एंगेजमेंट है उसको चाइना अपोज करता है। बट इंडिया का यहाँ पे एक स्टैंड है कि जो साउथ चाइना सी का जो एरिया है वो ग्लोबल कॉमन का एरिया है। ग्लोबल कॉमन क्या आप देखिए कि एक टेरिटोरियल डिस्टेंस तक यहाँ पे कंट्रीज हैं वो अपने सी के ऊपर जो क्लेम है वो कर सकते हैं जहाँ पे वो सिचुएटेड हैं। बाद में जो एरिया है वो ग्लोबल कॉमन का एरिया है। ये किसके थ्रू बताया गया है? यूएन क्लोज के थ्रू बताया गया है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जो 1982 का कन्वेंशन है लॉ ऑफ द सी के रिगार्डिंग में। तो यूएन क्लोज के द्वारा साउथ चाइना सी का जो ग्लोबल कॉमन का पार्ट होने की वजह से इंडिया अपना जो एक्सरसाइज है वो वहाँ पे कंडक्ट करता है। किसी भी कंट्री के टेरिटरी के अंदर में इंडिया का जो एनक्रोचमेंट है, जो उसके में इंगेजमेंट है, वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे, एरियाज़ को हम बाद में रीड करेंगे, पहले साउथ चाइना सी के अंदर में जो कंट्रीज अपना एरिया शेयर करते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि फिलीपाइंस है, फिलीपींस भी बोलते हैं। फिलीपींस के अलावा स्टूडेंट्स वियतनाम है, मलेशिया है, ये आसियान की कंट्रीज हैं मैक्सिमम। मलेशिया के अलावा आप देखिए कि ब्रुनई है, और स्टूडेंट ताइवान है। आज ताइवान के बारे में एक और न्यूज़ है राइट टू रिकॉल के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली वो कंट्रीज हुए जो साउथ चाइना सी के अंदर में अपने टेरिटरी है उसको शेयर करते हैं। चाइना का जो असर्टिवनेस है उसको ये कंट्रीज के द्वारा जो अपोज है वो किया जाता है कि साउथ चाइना सी के ऊपर में कम्प्लीटली जो चाइना का डोमिनेशन नहीं है। एक टेरिटरी जो कि यूएन क्लोज के द्वारा डिसाइड किया गया 200 जो नॉटिकल माइल्स है वहाँ तक कंट्री अपना क्लेम है उसको कैरी आउट कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे कौन से एरियाज में कोऑपरेशन हुआ है, एक तो आप देखिए कि मैरी टाइम के अंदर में कोऑपरेशन हुआ। इंडियन जो फ्यूजन सेंटर है इंडियन ओशन रीजन के अंदर में, उस पर इन्वाइट किया है इंडिया के द्वारा फिलीपाइंस को। नेक्स्ट आप देखिए कि रूल बेस ऑर्डर के बारे में, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के बारे में डिस्कशन है। डायरेक्ट फ्लाइट्स उनको रिज्यूम करने के लिए कहा, उनको चलाने के लिए कहा गया है। बाइलेटरल ट्रेड है वो भी $3 बिलियन के आसपास इंक्रीज हुआ है इंडिया और फिलीपाइंस का। तो इंडिया फिलीपाइंस का हमने यहाँ पे डिस्कशन है वो किया। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से एक न्यूज़ है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा एक उनके लीडर के नेम के ऊपर में स्कीम है वो चलाया गया था। उस स्कीम के रिगार्डिंग में पिटीशन फाइल हुआ जिसको कि रिजेक्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो स्कीम है वो चलाई जा सकती है। आप देखिए कि अगर जो पर्सन है वो, उनको किसी तरीके का उस स्कीम से बेनिफिट गेन होता है, जैसे स्पेशली इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में, तो इलेक्शन रूल्स के अंदर में उसका मेंशन है कि डेट इलेक्शन के समय में उस तरीके का जो स्कीम है वो एग्जिस्टेंस में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे सेक्रेटरीट का जो नया बिल्डिंग है, कर्तव्य जो बिल्डिंग है कर्तव्य भवन, उसके बारे में मेंशन है। और जो ट्रांसपेरेंसी के पर्सपेक्टिव से कहा गया कि आधार का जो फेस आईडी है उसको इंश्योर किया जाए जिससे कि मोर ट्रांसपेरेंसी है एग्जामिनेशन प्रोसेस में, इन सभी में लाया है वो जा सके।
नेक्स्ट आप देखिए कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ड्राइव है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ड्राइव कहाँ पे कंडक्ट हुआ, बिहार के वहाँ पे। इलेक्शन कमीशन को अपना जो स्टैंड है, जो रिस्पॉन्स है वो करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जिन जिन पर्सनस के नेम वहाँ पे रिड्यूस हुए हैं उसके रिगार्डिंग में आप रेस्पॉन्ड कीजिए, डिटेल वे के अंदर उसको एक्सप्लेन है वो किया जाए। तो आने वाले समय में जो इसका डिस्कशन रहेगा उसको हम रीड करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स उत्तरकाशी के बारे में है। उत्तरकाशी के वहाँ पे क्या हुआ, उत्तरकाशी आप देखिए कि एक टेरिटोरियल एरिया है, एक डिस्ट्रिक्ट एरिया है स्पेशली उत्तराखंड के अंदर में। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे टोरेंटियल रेनफॉल रिसीव हुआ। टोरेंटियल रेनफॉल के बाद में फ्लैश फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ। फ्लैश फ्लड एक इंस्टेंट जो फ्लड का सिचुएशन है उस एरिया में क्रिएट हुआ। और फ्लैश फ्लड की वजह से आप देखिए कि डिवास्टेशन है, जो इम्पैक्ट है वो हुआ है, काफ़ी सारे लोगों का डेथ हुआ है, कुछ पर्सन वहाँ पे मिसिंग नंबर्स के अंदर में भी हैं। तो इस एरिया को कम्प्लीटली आप देखिए कि अच्छे से स्क्रूटनाइज करने का ज़रूरत है। जो पर्सन वहाँ पे ट्रैप है उनको रेस्क्यू किया जा सके, उसके रिगार्डिंग में हमारा जो अथॉरिटीज़ हैं वो कंटिन्यूस वहाँ पे इंगेज हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फ्लैश फ्लड एंड टोरेंटियल रेन को एक रीजन बताया गया है। आप देखिए कि एक रिवर है, उस एरिया से एक रिवर फ्लो करती है। रिवर का नाम है खीर गंगा रिवर। रिवर का नाम है खीर गंगा रिवर। खीर गंगा जो रिवर है वो बेसिकली भागीरथी नाम का जो नदी है, जो भागीरथी आप देखिए कि गंगा का जो अर्लियर फेज का जो रिवर है, गंगा रिवर को अर्लियर फेज में भागीरथी एंड अलकनंदा के नाम से जानते हैं। ये जब दो यहाँ पे जो नदियां हैं वो मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा स्टूडेंट्स। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलती हैं, देवप्रयाग के अंदर में मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं। और वहाँ से जो रिवर जो बनता है उसको बोलते हैं गंगा के नाम से। तो स्टूडेंट्स भागीरथी का ट्राइब्यूटरी है, कौन सा रिवर ट्राइब्यूटरी है भागीरथी का, खीर गंगा नाम का जो नदी है जो यहाँ पे फ्लो करती है उत्तरकाशी के एरिया में, जो फ्लड वहाँ पे क्रिएट हुआ। क्लाउड की बर्स्ट को भी एक रीजन बताया गया है कि बादल वहाँ पे फटा होगा। अब यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड आपको क्या पता होना चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनको किस नाम से जानते हैं। सपोज करना ये उत्तराखंड का मैप है, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है उसको स्टूडेंट्स गढ़वाल के नाम से जाना करते हैं। किसके नाम से, गढ़वाल रीजन के नाम से। ईस्टर्न पार्ट का जो रीजन है उसको कुमायूं के रीजन के नाम से जानते हैं। अब आप देखिए कि जो उत्तरकाशी है वो वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है, वहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशंस कंटिन्यूअस है। क्लाउड बर्स्ट के बारे में यूपीएससी ने मेंस के पेपर के अंदर में क्वेश्चन पूछा था 2024 के समय में। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि उसका जो फिनोमिना है, जो प्रोसेस है वो क्या है। तो फिनोमिना क्या है, प्रोसेस क्या है। एक तो आप देखिए कि कंटिन्यूअस जो क्लाउड का जो मूवमेंट है, ओरोग्राफिक वहाँ पे लिफ्ट होना, कंटिन्यूअस अपवर्ड राइज करना। सेकंड स्टूडेंट्स जो वार्म मॉइस्चर का जो वहाँ पे जो प्रोसेस है, लोकलाइज लो प्रेशर क्रिएट होना। रैपिड वहाँ पे कूल जो एयर मास है उसका वार्म एयर मास के साथ में आप देखिए कि इंटरेक्शन होना। इसके अलावा स्टूडेंट्स सैचुरेशन भी एक लिमिट है, एयर के अंदर में अगर सैचुरेशन क्रिएट होता है, मोर मॉइस्चर वहाँ पे हुआ है, तो आप देखिए कि सस्टेन करना उसको डिफ़िकल्ट है। ये कुछ ऐसे रीजन है, इस वजह से हिली एरियाज के अंदर में जो क्लाउड बर्स्ट है, जो बादल फटने का जो इंसिडेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में है। आप देखिए कि आने वाले समय में हमारे यहाँ पे जो E20 का जो कॉन्सेप्ट चला है कि 20% जो इथेनॉल है उसको ऐड किया जाएगा पेट्रोलियम जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ में, जिससे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे डेट मोर जो लेस पोल्यूशन है वो रिसीव हो, ऑयल पेट्रोलियम का जो इम्पोर्ट है वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो। तो उसके बारे में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट है उनके द्वारा द हिंदू के वहाँ पे डिस्कशन किया गया है। डिस्कशन के अंदर में स्टूडेंट्स कहा गया है कि जो पेट्रोल का जो लॉबीज हैं, जो स्पेशली उनके द्वारा E20 फ्यूल के रिगार्डिंग में अगेंस्ट में जो फियर का जो कैंपेन है वो चलाया गया है। और 20% जो आप देखिए कि 80% गैसोलाइन है, 20% जो हमारे शुगर केन, मेज, राइस, इन सब के थ्रू जो प्रोडक्ट का जो डेवलपमेंट है, जो इथेनॉल है उसको यहाँ पे यूज किया जाएगा। बेनिफिट कैसे करेगा, पोल्यूशन लेवल को रिड्यूस करेगा, फार्मर्स की लाइफ को इम्प्रूव करेगा। और स्टूडेंट्स जो यहाँ पे कंट्री का जो बायोफ्यूल की वजह से कंट्री का जो ऑयल इम्पोर्ट है वो भी यहाँ पे रिड्यूस होगा। जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको आप देखिए कि डिग्निफाइड मैनर के अंदर में ट्रीट किया जाए, ये हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि आर्टिकल 21 आप देखिए कि हमारे ह्यूमन बींग्स को अवेलेबल है,
बट जो यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको भी डिग्निफाइड वे के अंदर में ट्रीट करने का ज़रूरत है। उनकी कुछ केसेस सामने आई हैं, बट दैट डज नॉट मीन्स कि उनके अगेंस्ट में वायलेंस यहाँ पे इंक्रीज हो, उनको जो फूड है वो अवेलेबल ना करवाया जाए। अर्बन एरियाज के अंदर में ये इंसिडेंट मेजरली क्यों देखने के लिए मिले हैं? स्टूडेंट, टू मच कॉन्क्रीट एक रीजन है, टू मच आप देखिए कि सीमेंट का वहाँ पे यूज होना, कम्प्लीटली आप देखिए कि नेचुरल जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसका अवेलेबिलिटी ना होना। पार्क के अंदर भी अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी सारे जो ट्रैक हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो स्पेशली आप देखिए कि समर के समय में, स्पेशली समर के समय में कंटिन्यूस प्रॉपर वाटर का अवेलेबिलिटी ना होना, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं उनके अटैक्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। समय समय पे हमारे लोकल अथॉरिटीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इनके जो नंबर्स हैं उनको रेगुलेट है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लीगल इंसेनिटी के बारे में है। लीगल इंसेनिटी क्या है कि कोई पर्सन जो है वो अनसाउंडेड माइंड का अगर है, उनके द्वारा कोई क्राइम कमिट हुआ है, तो स्टूडेंट्स उनका जो बेसिकली जो मेंटल स्टेटस है उसके रिगार्डिंग में भी जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर में उस प्रोविजन को भी इंक्लूड है वो किया जाए। तो एक केस के बारे में जो पर्सन थे उनका लीगल इंसेनिटी के रिगार्डिंग में उनको एक्विट है वो किया गया है। मर्डर के रिगार्डिंग में वो चार्जेज के ऊपर में जो कन्विक्टेड थे। अगर हम लीगल इंसेनिटी के बारे में करें तो हमारे पीनल कोड के अंदर में लीगल इंसेनिटी है उसको डिफाइन नहीं किया गया है। डिफरेंट डिफरेंट केस के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट के रूप से इसको आप देखिए कि ऐड है वो किया जाता है, इसको देखा जाता है अलग अलग केस के अंदर में डिफरेंट वे के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग में, स्पीसीज के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन है। रेड ईयर स्लाइडर के बारे में है जिसको कि सेमी एक्वेटिक टर्टल के नाम से भी जानते हैं। रेड ईयर स्लाइडर हैं इनको किसके नाम से जानते हैं? सेमी एक्वेटिक टर्टल के नाम से इनको जाना करते हैं। क्या स्टूडेंट्स ये इंडिया का नेटिव स्पीसीज है? तो आप देखिए कि इंडिया का ये जो नेटिव स्पीसीज है वो नहीं है, हमारे कंट्री के अंदर में ये नेटिव है वो नहीं है। नेटिव ये कहाँ का है? सदर्न पार्ट ऑफ यूएस है, यूएस का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे ये मिलता है। और स्टूडेंट्स मैक्सिको के अंदर में इसका जो प्रेजेंस है वो हुआ करता है, वहाँ का ये नेटिव स्पीसीज है। नेक्स्ट आप देखिए कि वन काइंड ऑफ इसको इन्वेजिव स्पीसीज की कैटेगरी के अंदर भी ऐड किया जाता है। मोस्ट इन्वेजिव टर्टल के रूप से इसको कंसिडर किया करते हैं। सेमी एक्वेटिक है, मैक्सिमम टाइम वाटर के अंदर में रहा करता है, बट काफ़ी बार आप देखिए कि धूप के लिए जो वाटर जो सनलाइट है उसके लिए इनका आउटसाइड द वाटर भी मूवमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली मोस्ट इन्वेजिव जो टर्टल स्पीसीज है जो पेट के रूप से लोग इसको डोमेस्टिकेट है वो किया करते हैं, उसी के बारे में मेंशन किया गया। रेड ईयर स्लाइडर है जो कि इंडिया का नेटिव स्पीसीज नहीं है। इंडिया आपसे यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा? आपसे यूपीएससी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ लेगा, कुछ स्पीसीज के नाम मेंशन कर दिए जाएंगे, इनमें से कौन सा स्पीसीज है जो इंडिया का नेटिव है, कौन सा स्पीसीज है जो इनमें से इन्वेजिव स्पीसीज है जिनके नंबर्स हैं जो अदर उनके नेटिव एरिया के अंदर में इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि जुडिशियल ओवर रीच के बारे में है। जुडिशियल ओवर रीच जो कंटिन्यूस एक क्वेश्चन हुआ करता है हमारे सेपरेशन ऑफ पावर जो मोंटेस्क्यू ने दिया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उनका एक डोमेन है, एक दूसरे के साथ में ऑपरेशन को कैरी आउट करते हुए काम होना चाहिए। बट आप देखिए कि जुडिशियल ओवररीच के अंदर में हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका एक ट्वीट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे उनके जो ट्वीट है, उनके जो डिस्कशन है उसके अगेंस्ट में जो वॉइस है उसको रेज किया गया है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि अगर आप ट्रू इंडियन हैं तो आपके द्वारा ये इस तरीके का जो डिस्कशन है वो नहीं किया जाना चाहिए था। अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि कोर्ट का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? प्राइमरी फंक्शन है एजुकेट, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है उसको यहाँ पे एजुकेट किया जाए, उनके रिगार्डिंग में केसेस हैं उनको रिजोल्व किया जाए। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कम्प्लीटली जो नेशनल लॉयल्टी का जो स्टैंडर्ड है उसको प्रेस्क्राइब करने का जो डिसीजन है वो लिया गया कि नेशनल लॉयल्टी के रिगार्डिंग में जो बताया जाए। बट लीडर ऑफ अपोजिशन का एक डोमेन है कि उनके द्वारा कंटिन्यूस गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। ट्रू इंडियन का मीन्स ये है कि कंटिन्यूस गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखें, कंटिन्यूस गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखा जाए किसी भी पर्सन अगर कोई ट्रू इंडियन है। और स्टूडेंट्स कंटिन्यूस आप देखिए कि एक फिलोसफी है कि आप ट्रस्ट कीजिए किसी भी पर्सन के ऊपर में, किसी भी थिंग्स के ऊपर में आप ट्रस्ट कीजिए,
बट उसको वेरीफाई जरूर से कीजिए। तो ट्रस्ट प्लस वेरीफाई, ट्रस्ट बट वेरीफाई का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन एक नॉर्मल जो सिटीजन है उसका भी होना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग में ये डिस्कशन था कम्प्लीटली यहाँ पे। फिर आप देखिए कि बायोचार के बारे में मेंशन है। बायोचार क्या है, आप देखिए कि इंडिया का जो कार्बन मार्केट है वो 2000 जो कार्बन मार्केट है जो 2026 के समय एग्जिस्टेंस में आएगा। तो ये जो बायोचार है वो हमारा कार्बन का जो रिडक्शन है उसके अंदर में हेल्प यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है CO2 रिमूवल टेक्नोलॉजी के अंदर में। टाइप ऑफ चारकोल होता है जो कार्बन के अंदर में रिच हुआ करता है। जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू हैं, ऑर्गेनिक जो म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट हैं, उन सभी का आप देखिए कि यहाँ पे कार्बन है उसको यूज है वो किया जा सकता है। सस्टेनेबल एक अल्टरनेटिव है, तो वेस्ट को मैनेज करने का, कार्बन को जो कैप्चर करने का बायोचार, तो बायोचार का यूज है वो किया जाए। 1600 मिलियन मेट्रिक टन है जो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर रेजिड्यू है वो क्रिएट होता है। 1600 मिलियन मेट्रिक टन है जो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर का वेस्ट क्रिएट होता है। 60 मिलियन आप देखिए कि यहाँ पे 60 मिलियन मेट्रिक टन है जो हमारे यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ का जो वेस्ट क्रिएट होता है। तो इन सब वेस्ट का यूटिलाइज किया जा सके इस सस्टेनेबल अल्टरनेटिव प्रोसेस के थ्रू में। नेक्स्ट आप देखिए कि ताइवान के अंदर में जो वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके रिगार्डिंग में रिकॉल वोट किया गया। रिकॉल जो प्रोसेस है वो किसका है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कौन कौन से टूल्स हैं स्टूडेंट्स, प्लेबीसाइट है, आप देखिए कि प्लेबीसाइट है, रेफरेंडम है, रेफरेंडम के अलावा रिकॉल है और इनिशिएटिव है। रिकॉल प्रोसेस क्या है कि जो पॉलिटिकल पर्सन पावर के अंदर में है, जो पॉलिटिकल पर्सन पावर के अंदर में है, उनके रिमूवल के रिगार्डिंग में एक प्रपोजल है उसको रखा जाए लोगों के द्वारा कि उनके द्वारा कंटिन्यूस वर्क नहीं किया गया है तो उनको रिमूव किया जाएगा। क्या हमारे यहाँ पे भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो टूल्स अवेलेबल हैं, तो आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव है उसको यहाँ पे इलेक्ट किया जाएगा। वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। जो हाउस ऑफ जो लेजिस्लेटिव हाउसेज हैं, जो लोकसभा है, राज्यसभा है या स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल्स हैं, वहाँ पे उस पर्सन के द्वारा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिगार्डिंग में जो रिप्रेजेंटेशन है वो किया जाएगा। वॉइस को वो वहाँ पे रेज कर सकते हैं लोगों के ग्रीवेंस को रिजोल्व करने की रिगार्डिंग में। मैरीटाइम लॉज हैं जिनको कि आप देखें कि यहाँ पे पास किया गया है पार्लियामेंट के अंदर में, मॉडर्नाइज किया गया है इंडिया के जो मैरीटाइम लॉज हैं। समय के साथ में मॉडर्नाइज करना जरूरी है। मर्चेंट शिपिंग बिल है और भी काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जिसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो मैरीटाइम लॉज हैं उनका अपग्रेडेशन हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि डिस्कॉम्स के बारे में है। उदय नाम का एक स्कीम भी लाया गया था, उदय जो उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना है डिस्कॉम्स के ही रिगार्डिंग में। अब डिस्कॉम्स के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस है वो फाइल हुआ है। लिक्विडिटी रेगुलेशन जो असेट है डिस्कॉम्स का, उनका 4 ईयर के रिगार्डिंग में लिक्विडिटी है उसका रेगुलेटरी असेट्स से उनका रेगुलेशन किया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि फिशिंग वो सेक्टर है जिसका माइक्रो प्लास्टिक के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है अपोजिशन के लीडर्स के द्वारा। बेल्जियम के अंदर में जो डिस्कशन होने वाला है जो माइक्रो प्लास्टिक या सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में, तो उसके अंदर में इंडिया अपना पार्टिसिपेशन करे, ये उनके द्वारा कहा गया था, कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में मेंशन था। ये फिशिंग सेक्टर के बारे में है कि माइक्रो प्लास्टिक कैसे हमारे प्रेजेंट्स हमारे यहाँ पे फिशिंग सेक्टर को इम्पैक्ट करता है, कैसे आप देखिए कि उसका जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं वहाँ तक भी ये पहुँच सकता है। आने वाले समय में हेल्थ का जो इम्पैक्ट है वो हो सकता है। पाकिस्तान ने आप देखिए कि नंबर्स डेट है उसको इंक्रीज किया है। अफगानिस्तान के जो रिफ्यूजी हैं उनके यहाँ पे डिपोर्टेशन का यूएस के जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जो यूएस के लिए जाने वाले हैं और अभी उनका जो प्रेसिडेंट के रूप से वो टेक ओवर कर सकते हैं, उस र्यूमर को डिनाई किया गया है। बट पाकिस्तान में ऐसा कंटिन्यूस देखने के लिए मिला है कि जो आर्मी चीफ हैं उनके द्वारा काफ़ी बार पावर को टेक ओवर किया गया था, जो जनरल परवेज मुशर्रफ हों या उनसे अर्लियर फेज के अंदर में जो वहाँ पे जनरल्स हुआ करते थे। श्रीलंका के अंदर में आप देखिए कि जो पहले जो पॉलिटिकल लीडर थे उनके करप्शन के चार्जेस के बारे में हैं, उनको अरेस्ट किया गया है करप्शन चार्जेस के पर्सपेक्टिव से। रसिया और यूएस के जो लीडर्स हैं जो वहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं उनका मीटिंग हुआ है। आने वाले समय के अंदर में जो टॉक्स किया जा सके, जो सैंक्शन है उसकी डेडलाइन को अब देखिए उससे पहले। और यूएस के यहाँ पे जो इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसके अलावा यूएस के मिलिट्री बेस के अंदर में शूटिंग के बारे में है जो भी एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है।
दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।